बात करते हैं जी कुछ सियासत की, क्योंकि वही बात है कि सियासत से हमारा जो रिश्ता है वो चोली दामन का रिश्ता है और अब और गहरा हो गया और गहरा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और जितना हम पाकिस्तानी सियासत को साफ करने की कोशिश करते हैं उतना सियासत का पानी अगर हम बात करें तो वो गदला होता जा रहा है। एक दूसरे के इख्तियारात में जो है वो अपेरेंटली ऐसा नजर आ रहा है कि मुदाखलतें हो रही हैं, एक दूसरे के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी में आवाम ये सोच रही है कि इस वक्त होना क्या है, करने की क्या कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात 30 अप्रैल को तय कर दिए थे, लेकिन फिर तमाम हुकूमती इदारों ने उनके लिए ताउन से माजरत कर ली। मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, हुकूमत अदालती इस्लाहात का बिल लेकर आ गई, फिर उसके ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लग गया। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी की राह भी हमवार हो रही है। फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें एक वाज़ेह दरार नज़र आ रही है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मुतय्यन होने तक अज खुद नोटिस के तहत चलने वाले तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया है। 1997 में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने अलग बेंच बनाकर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के इख्तियारात मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया था। अब ये सियासी मामलात आगे कहाँ जाएंगे, इस हवाले से हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जनाब लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, साबिक सेनेटर भी रहे हैं। बिल्कुल। और कानून में अगर हमें कुछ चंद नाम देखने होते हैं कि भाई किससे बात की जा सकती है और किससे चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं, तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं तो तिफल मकतब हूँ जी, अभी कानून का तालिब इल्म हूँ। आप किसी पढ़े लिखे बंदे को बुलाते हम फिर सर तिफले सगीरा वो जो है ना सगीरा हो गए, हम छोटे और तिफल छोटे हो गए। आपसे सीखेंगे। वो क्या कहते हैं, वो फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है, तो यही मिसाल है आप जैसे लोगों पर जो बिल्कुल लागू होती है और हमें सीखना है आपसे। तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, खासतौर पे कल ये सेनेट से भी जी सर, मैंने ये कहा कि आजकल मैं आपके बहुत सारे चैनल्स पे सुनता हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े जय्यद कानूनदान जो शायद कानून की तालीम में कभी पढ़े ही ना हो, वो भी इतने लंबे लंबे तबसरे कर रहे होते हैं, कानून और आइन की तशरीह ही दे रहे होते हैं कि मुझे खुद हैरत होती है कि मैं कहा यार मुझे तो फिर कुछ भी नहीं आता, ये इतने माशाल्लाह हमारे खानदान लोग हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हम पोलिटिसाइज नहीं हो गई सोसाइटी आपकी? हर बंदा जो है वो कानूनी लोग कानून की तशरीह कर रहा होता है, आइन की तशरीह कर रहा होता है, एंकर्स भी ऐसे ऐसे तबसरे कर रहे होते हैं। जी हाँ, काफी महजूद होते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। वैसे देखें, वैसे पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा शर्फ हासिल है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिससे आपको शदीद कर्ब का सामना करना पड़ा हो कि भाई ये तो बहुत बेसिक है लॉ की, ये बहुत बेसिक है लॉ की, और ये क्या इस बंदे ने कह दिया और क्या ये लोगों को इल्म दे रहा है। कोई ऐसी चीज जिससे बड़ी दुख तकलीफ हुई हो आपको कि ये क्या इसने तबसरा किया है? नहीं 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 नहीं, अब वो हम फूल प्रूफ हो गए हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब गुस्सा नहीं आता, अब हंसी आती है। चले आप पूछिएगा, आप खुद आप जरा पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो सर आसानी से हमें ये जरा समझा दीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। देखिए, सेनेट ने भी कल जो अदालती इस्लाहात का बिल है वो मंजूर कर लिया। इससे पहले कौमी असम्बली में जिस तरह उजलत में ये मामला हुआ है, सदर मुमलिकत साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई, बात की उन्होंने कि ये जो टाइमिंग है इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ें चाहे सही भी हों, लेकिन अगर टाइमिंग उनकी ऐसी हो और जल्दबाजी में चीज़ें करती हुई नजर आए तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन है जो कि जानबूझकर हमें किसी जानिब लेके जा रहे हैं। और फिर हम वही जो अभी 1997 की बात कर रहे थे कि उस जैसी सूरत हाल हमें लग रहा है कि दोबारा क्रिएट होगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, वैसे तो वज़ीर कानून मेरे शागिर्द हैं, मेरे ही चैम्बर से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मुझसे पढ़ लिख गए हैं मुझे लगता है। और जाहिर है फ़ख्र की बात होती है कि अगर शागिर्द उस्ताद से जो है वो ज़्यादा माशाल्लाह अक्लमंद हो जाए और नॉलेजेबल हो जाए। मगर ये देखें, बिल जो है, बदकिस्मती है हमारा कि मुस्लिम लीग नवाज़ का अगर आप देखें तो इनका जो है
यही अंदाज रहा है। तारीख़ी पस मंज़र में अगर देखें, जैसे आपने 1997 की बात की, 1997 में भी हमने हरावल दस्ते के तौर पर यह कोशिश की थी कि अदालत दो लख्त ना हो। सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ और उसके बाद जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के दो हिस्से बखरे बन गए, सजाद अली शाह साहब एक धड़े को बैठकर जो है चीफ जस्टिस से उस वक्त हुक्म इम्तनाई देते थे, और उसके बाद दूसरा धड़ा जो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अजमल मियाँ साहब का, और जिसमें जो है बाद में माशाअल्लाह इरशाद हसन खान साहब और दूसरे लोग थे, वो अलहदा बैठकर उसी हुक्म इम्तनाई को फिर वो कलअदम करार दे देते थे। तो वो भी हमने जो है एक अजीब किस्म की खल्फशार देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में उस वक्त भी बतौर चेयरमैन हमने कोशिश की सारों ने जाकर के दोनों धड़ों को मिलकर बिठाकर और इनका फैसला करके दो लिस्टें जारी हो रही थी उस वक्त। एक लिस्ट रोस्टर लिस्ट जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब करते थे, दूसरी लिस्ट जो है वो दूसरा धड़ा करता था। दो सुप्रीम कोर्टें एक बन गई। तो हमने कहा ये दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, खुदारा न करें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज दे वांटेड टू गो फॉर अ किल, और हमने सुलह कराने के बावजूद 9 बजे फिर वही हुआ, और फिर आपने देख लिया जो तमाशा बना। तो बदकिस्मती है कि अब जो कुछ हो रहा है, देखें ये 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है आर्टिकल 191 के तहत बने। अगरचे आर्टिकल 191 में यही है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे फ्रेम रूल्स फॉर इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय रूल्स 1980 से बना रखे हैं। अब आइन में जो 18वीं तरमीम के बाद आया, इनके पास लेजिस्लेटिव लिस्ट जो बनाई जिस पर कानून साजी हो सकती है, वो आर्टिकल 70 में सब आर्टिकल 4 में एक शेड्यूल दे दिया है। उस शेड्यूल में वाज़ेह लिखा हुआ है कि तमाम जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो है पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेशन कर सकती है मां सिवा सुप्रीम कोर्ट, मां सिवा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड है इसके दायरा अख्तियार से, इस पर कानून साजी नहीं कर सकती पार्लियामेंट। अच्छा। आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 के तहत। मुझे नहीं, हाँ अब अजीब बात है बाहर का, मैं तो अपने आप को कम फहम भी कहता हूँ और कम इल्म भी कहता हूँ, लेकिन ये पढ़े लिखे जो ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिन्होंने आज बिल पास भी कर दिया है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आपके दायरा अख्तियार में है भी कि नहीं है। फिर इसका दूसरा पहलू देखिएगा कि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर ये जो है हमारा मुहीत है, हमारा लीगल कम्युनिटी भी उसी तरह डिवाइडेड है जिस तरह आपकी जो है सियासी क़यादतें डिवाइडेड है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एक तरफ है और बार एसोसिएशन से एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एशिया की सबसे बड़ी बार जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, उन्होंने करारदादें मंजूर की हैं कि ये कानून साजी नहीं हो सकती है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और आइन पर अमलदारी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल चूँकि माशाल्लाह वो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो उनके पास नहीं है, जो अददी बर्तरी है या जनरल, बस बात ही खत्म हो गई वो बार एसोसिएशन के बाद। तो बस बाहर गैप ये है कि दूसरी बात ये है कि देखें जब आपने जो अब जज साहब ने खुद को रिक्यूज भी कर लिया है उस पैनल से, बेंच से, सॉरी, अब वो समाज जो है वो भी दरमियान में रुक गई है क्योंकि उसका बेंच भी दोबारा से बनना है, तो उस पर भी असरअंदाज तो हो गया है ये मामला। और काजी फायज ईसा साहब ने भी जो फैसला सुनाया है कि तब तक सारे जितने भी 100 मोटो नोटिस के केसेस हैं वो सब रुक जाएं और हॉल्ट पे डाल दिए जाएं। तो क्या इसको रेट्रोस्पेक्टिव उसमें भी अप्लाई करेंगे इस लॉ को? नहीं, ये तो देखें ना, एक जजमेंट, एक फैसला है। देखें काजी फायज ईसा साहब के साथ यकीनन ज्यादती हुई जो पिछले दौर में जब इन्होंने एक फैसला दिया फैज़ाबाद धरने के नाता से, और जिसमें काजी फायज ईसा, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज की हैसियत से एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कुछ तनकीद की एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर भी, तो उससे जो है नाराज़ होकर जो भी हुआ और एक रेफरेंस गया इनकी रिमूवल के लिए कि इनको हटाया जाए बतौर जज के। वो इनिशियली आपको पता ही है 5 जजेस, फिर लार्जर बेंच रिव्यू में आया,
तो नज़र-ए-सानी में उनको जो है फिर वो रेफरेंस ख़त्म की गई। और आज माशाल्लाह आपके चैनल्स दिखा रहे हैं कि आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने उनके रेफरेंसेस वापस लेने का जो है कहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। साबका अखबार में उनकी जो है वो ये जो दुश्मन दराजी है इसको ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि रेफरेंस वापस लेते हैं हम। सो आज उनका वो फाइनली उनको क्लियर भी कर दिया उस रेफरेंस से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन वो एक फैसला था जिसमें 3 जजेस सुन रहे थे कि जो हाफिज कुरान है, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हो या कुरान क्या उनको जो है इजाफी नंबर मिलने चाहिए या नहीं। उस केस के सुनते हुए एक अजीब सा दूसरा रुख आ गया कि उस रुख में उन्होंने कहा, 2 जज साहिबान ने कहा कि जितने सुओ मोटो मामलात हैं आर्टिकल 184(3) के, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स ना फ्रेम कर ले वो तब तक जो है उनकी सुनवाई और उनकी समात जो है वो मुअत्तल की जाती है या न समात की जाए। तो ये फैसला 3-2-1 से है। एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के शायद बिलाल साहब, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ना हमें ये जवाज़ आइन देता है, ना कानून देता है, और ना ही ऐसे एक सरसरी सानवी तौर पर एक साइड इशू बनाकर हम इसको टेकअप कर सकते हैं, जबकि ज़ेर तजवीज़ मुकदमा जो है उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाहर क्या वो एक फैसला था अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन चूँकि उसका हिस्सा थे उस बेंच का, तो आज उन्होंने ये जब बैठा है 5 रुकनी बेंच ये समाअत करने के लिए कि क्या गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने जो 8 अक्टूबर को मौखर किए हैं इलेक्शंस, क्या ये कानून और आइन के तहत कोई इसका जवाब बनता है। तो इस बेंच में से आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपना रिक्यूज़ कर लिया और कहा कि चूंकि मैं उस फैसले का हिस्सा हूँ लिहाजा मैं इस बेंच में मज़ीद नहीं चल सकता। तो वो बेंच टूट गई है, इसलिए वो बेंच दोबारा तश्कील नौ होगी। लेकिन इससे पहले ये मामला वैसे बड़ी दफ़ा तय हो चुका है, एक दफ़ा नहीं 17 जजेस ने भी तय किया था कि ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, रायजुल वक्त कानून है, तो उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है और वो सुन रहे हैं। अब देखें इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो सर फिर तो इसका मतलब ये हुआ, फिर तो इसका मतलब ये हुआ अच्छी बात नहीं है इस हुकूमत का। जी हाँ, अगर अच्छी बात नहीं है तो दो इसमें कॉनोटेशंस आ जाती हैं, 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर अच्छी बात नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत इससे कुछ फ़ायदा लेना चाह रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले पर कहाँ खड़ी हुई है और कितना वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा मुख्तसरन। देखें, पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना तो हमने 1997 में इस बात को पसंद किया था और ना ही ये हमारे इर्तकाई जो मनाजिल हैं, मराहिल हैं जो हमारे इस रियासत खुदादाद पाकिस्तान के, जिसमें हम जमहूरियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, ये मैं समझता हूँ उसके लिए भी कोई इतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपस में डिवाइडेड नज़र आए। और अगर ऐसे मामलात हों भी तो आपस में मिल बैठकर इनको फैसला करना चाहिए था तमाम जजेस को। 15 जजेस हैं भाई, 15 लोग अगर बैठकर आपस में फैसला नहीं कर सकते तो हम कौम के लिए क्या एक जो है वो कौम को क्या मुइदा दे रहे हैं कि हम आपस में सुप्रीम को हाईएस्ट लेवल पर भी हम अपने मामलात जो हैं वो खुश असलूबी से तय नहीं कर सकते, या कानून और आइन की जो है हम तशरीह में भी हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो बात मैं ये नहीं समझता कि मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस कायद फायद ईसा साहब ने कोई इसमें ज्यादती की है, क्योंकि उनके साथ पहले हो चुका पेशावर में जब ये बैठे थे अपना। लेकिन हुकूमत क्या इससे लेना चाह रही है, क्या फ़ायदा लेना चाह रही है सर? हुकूमत तो आपको पता ही है इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है, भाग रही है इलेक्शन से। हुकूमत को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत तो इसको मौखर करवा के वो कहते हैं खूह खाते में डालने वाली बात करना चाह रही है कि किसी तरीके से ये फैसला न कर पाएँ। क्योंकि देखें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले 3-2 से जो फैसला आया है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते जब आइन के तकाजा है। तो आइन के आर्टिकल 105
और 112 और इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 56 और 57 के तहत जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट की पीपल्स पार्टी इस पूरे फैसले सिलसिले में की कहा रोशनी में किस पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? देखें, पीपल्स पार्टी कानून की खालिक है, पीपल्स पार्टी कानून की जामिन है। पीपल्स पार्टी जो है कभी भी कानून और आइन से मावरा ना खुद करेगी ना किसी ऐसा का हिस्सा बनेगी। आप देखें कि बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भले सूली पर तो उन्होंने जो है झूम लिया, उसको तो जो है गले से लगा लिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में खुद जाके माय लॉर्ड कह के वहाँ किया था। आज भी हम रेफरेंस लेकर गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो अदालत के माथे पर कलंक है, क्योंकि उसको अदालती कत्ल कहते हैं, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी की सजा है अदालती कत्ल कहते हैं, दुनिया सारी कहती है। तो हम आज भी रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ही में गए हुए हैं। सर ये मैं चीज पूछना चाहूंगा कि आइन की खालिक जो पीपल्स पार्टी है वो अब कहां पर खड़ी हुई है? इस बिल को परवाने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हुकूमत के साथ है और इलेक्शंस को आगे बढ़ाने में भी पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट है वो हुकूमत के साथ है। देखें, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारी कोई ऐसी नशिस्त नहीं हुई है कि हम इलेक्शन को मौखर करवाएं या ऐसी तरमीम करें जो आइन से मुताबिकत ना रखती हूँ। हमें जाहिर है कि हम लोग सारे एक जमहूरी जमात होने के नाता से डिस्कस करते हैं। और मैं वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस जो थी, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में नुसरत भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन बनी और बाद में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो। 3 पीस का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा। मैंने इसको बाद में रजिस्टर भी करवा के, और उसके बाद तलवार का सिंबल 3 पी ना हुकूमत का हिस्सा है ना हुकूमत में है। 4 पी ज़रूर पीडीएम के साथ जो है पीडीएम में नहीं है। हुकूमत ये पीडीएम की है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ की काबीना है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। सो ये फैसले लेकिन सर लोगों को नजर तो आ रही है पीपल्स पार्टी के कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए बिलावल साहब कैबिनेट में, और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये वाला है जो परसेप्शन है लोगों में कि बेशक वो उससे फायदा उसका नहीं उठाना चाह रहे, डिले करने में इंटरेस्टेड नहीं है पीपल्स पार्टी। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी हूँ। पीपल्स पार्टी की रूह वही है जो भुट्टो की थी, जो भुट्टो ने कहा था एक मेरे अंदर भुट्टो है, एक आपके अंदर भुट्टो है। पीपल्स पार्टी का जो भी कारकुन है वो भुट्टो है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी हूँ। बेनज़ीर भुट्टो की देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन से मावरा कभी और बिलावल भुट्टो साहब देती है न करती है। बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त वो काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालकर उनको ग्लोबलाइजेशन में लेके आया है। बिलावल भुट्टो इस मामले की बात कर रहा हूं, इमेज जो है दोबारा फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल नहीं। इस मामले में जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन बार-बार कह रही है कि पाकिस्तान में आएगा तब दहशतगर्दी बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होगा। देखें, पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ होगा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको फाइनल करेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लॉ से बहुत बखूबी वाकिफ़ और मतलब काबिल तरीन लॉयर्स में पाकिस्तान के शुमार होता है इनका, और इन्होंने वही बातें की हैं जो कि अक्सर वकला कम्युनिटी जो है वो कह रही है। अलबत्ता वो दो इस पर डिवाइडेड हैं, लेकिन देखना अब यही है कि ये किधर जाकर किस कल ये ऊंट जो है वो बैठेगा।